दिल्ली में अफसरों की नियुक्ति को लेकर यहां के उपराज्यपाल नजीब जंग और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आमने सामने नजर आ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि वाकई क्या संवैधानिक संकट जैसे हालात हैं या जानबूझकर गतिरोध पैदा करके इस मामले को तूल देने का प्रयास किया जा रहा है और दोनों तरफ से कुछ ना कुछ राजनीतिक मकसद है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम दलों के नुमाइंदे मौजूद हैं और सोमनाथ भारती जी, इस सेगमेंट की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा और बड़ा सीधा सा मेरा सवाल है। आप लोगों ने महज 10 दिनों के लिए जो कार्यवाहक सचिव का पद था उस पर जिस शख्स को चुना गया उसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, नाक का सवाल बना लिया, अहम की लड़ाई बना ली। इसकी बजाय जन लोकपाल पर अगर जोर देते जिसके लिए आप लोगों ने सत्ता की राह चुनी, आप लोगों के मुताबिक वो क्या बेहतर नहीं होता? देखिए, जन लोकपाल भी हमारा प्रेरोगेटिव है और एक दिन के लिए भी किसी मुख्य सचिव का होना भी हमारा प्रेरोगेटिव है। नहीं, आप सरकार में सोमनाथ भारती मजाक नहीं है ये। आप दिल्ली में सरकार में इसलिए तो नहीं आए थे कि अपने मुताबिक अफसरों की नियुक्ति एक दिन करें ना करें, इसको लेकर झगड़ा झंझट करें और मामले को इतना बढ़ाएं। जन लोकपाल था ना मकसद सर, पिछली बार सत्ता छोड़कर गए थे जन लोकपाल की वजह से आप लोग। नहीं, झगड़ा झंझट आपको लगता होगा, यहाँ पे तो संविधान के अंदर सब कुछ का प्रावधान है। संविधान बकायदा कहता है कि अगर ऑनरेबल एलजी अपने उनका व्यू पॉइंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ अगर मैच ना करे तो मैटर शुड बी रेफर्ड टू ऑनरेबल प्रेसिडेंट। इसमें झगड़ा झंझट क्या है भाई? आपको लग रहा आपको इसमें मिर्च मसाला नजर आता है, आपको इसमें टीआरपी नजर आता है। मिर्च मसाला सर आप लोगों को हर चीज में नजर आता है और आप अपनी सहूलियत के मुताबिक सवालों के जवाब देना चाहते हैं। मैं तो बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, जन लोकपाल का क्या हुआ? विवाद तो तमाम हम देख रहे हैं सर, हर किसी से कुछ ना कुछ दिक्कत आपको है, लेकिन जन लोकपाल पर भी तो कुछ बोलिए। इसी के लिए तो सरकार में आप आए थे, या आप प्रधानमंत्री बनने का मकसद है जैसा कि गोपाल राय ने बयान दिया? लोकपाल भी जन लोकपाल तैयार हो रहा है। इतनी जल्दीबाजी क्यों है? जो भ्रष्ट लोग हैं उनको जेल जाने की चिंता मत करिए। अच्छा, ढंग से जेल भेजेंगे और सबको जेल भेजेंगे। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है सब जेल जाएंगे, चिंता बिल्कुल वो जाना भी चाहिए, बिल्कुल करेंगे। आपको हम अपने जिन को सपने जेल के आ रहे हैं उनको जेल भेजेंगे। आप ये उस पर बिल्कुल आप बिल्कुल सर, और अपनी पार्टी के अंदर से सवाल खड़े हो तो जवाब दीजिए। एक मिनट सुधांशु जी, मैं आपके पास आऊंगा, उसके पहले रामकृपाल जी। मैं कह तो रहा हूँ, हाँ रामकृपाल जी, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, रामकृपाल जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल साहब इस मुद्दे के बहाने एक संकेत ये देना चाह रहे हैं कि देखो दिल्ली में जो सरकार बैठी है वो हमें काम नहीं करने दे रही है, इसलिए अब हमें प्रधानमंत्री बनाओ तभी आपके लिए वाकई कुछ हम काम कर पाएंगे? देखिए, तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल साहब इस मुद्दे के बहाने एक संकेत ये देना चाह रहे हैं कि देखो दिल्ली में जो सरकार बैठी है वो हमें काम नहीं करने दे रही है, इसलिए अब हमें प्रधानमंत्री बनाओ तभी आपके लिए वाकई कुछ हम काम कर पाएंगे? देखिए, गोपाल राय का बयान जो था सर, देखिए मैं कभी विफल अगर न हो जाए ये आशंका तो रहती है किसी भी काम करने वाले को, इसलिए उसके लॉजिकल एक तर्क देने के लिए कुछ न कुछ बहाने आप साथ लेके चलते हैं। देखिए केजरीवाल जी, आज की तारीख में आप पार्टी किसी व्यक्ति से नहीं उस सिस्टम से लड़ रही है, लेकिन आप सीधे सीधे सिस्टम को नहीं चैलेंज कर सकते, इसलिए कि लोग जनता देखेगी कि ये तो इसी सिस्टम को चैलेंज कर रहा है जिसकी उपज है। तो आप किसी व्यक्ति को किसी को मोहरा बनाते हैं, ये सीधी सीधी बात है कि वो एक मोहरा बनाया जा रहा है। और जिस दिन ये बात चलती है सीधे सीधे गोपाल राय केजरीवाल जी की उपस्थिति में कहते हैं कि ये से नहीं चलेगा, हम दिल्ली में आएंगे। दिल्ली में आने का मतलब क्या होता है भाई? सीधे इस सिस्टम के चलते दिल्ली में बदलाव संभव नहीं है। अगर हमें पूर्ण बदलाव चाहते हो तो इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, उसके लिए मुझे दिल्ली में बैठना पड़ेगा। ये बहुत, मुझे नहीं लगता कि ऐसे ही अचानक कोई भावुकता का भरा बयान दिया गया है। बड़ी सोची समझी रणनीति है और मुझे लगता है उसी का एक हिस्सा है, वरना अब तक इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं था। सोमनाथ भारती जी कहते हैं हम एक दिन के लिए भी बनाएंगे। हाँ, आप एक दिन के लिए भी बना लीजिए, लेकिन एक दिन के लिए बना करके आप हिंदुस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी की हायरार्की है उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसका कोई अधिकार आपके पास नहीं है। हर जगह पर एक सिस्टम होता है, नियम होता है, उससे आप भी बते हुए हैं। मुख्यमंत्री होने का मतलब या कोई चीज होने का मतलब ये नहीं मनमाना कि आप जो भी मनमर्जी से कर लेंगे, क्योंकि इवन राष्ट्रपति का विशेषाधिकार, विवेकाधिकार, क्षमादान का अधिकार भी। लेकिन एक सवाल है, He has to quantify the reasoning। जी, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, आपसे भी मेरा एक सवाल है। आपने सुना होगा आज राजीव धवन साहब का भी जो बयान आया है, वरिष्ठ वकील है, उन्होंने भी ये बात कही है और उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि भूमि, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस जो है उस पर उनका केजरीवाल साहब का कोई अधिकार नहीं बनता, इससे मुतल्लिक जो तमाम मसले हैं। लेकिन बाकी चीजों में तो एलजी साहब को कंसल्ट करना चाहिए, वो क्यों नहीं कर रहे हैं?
देखिए, जो रामकृपाल जी ने बात कही उससे जोड़कर मैं एक बात कहना चाहता हूं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अफसरों की चॉइस को लेकर इतने अधिक आग्रह से क्यों आ गए। क्या उन्हें नहीं लगता किसी अफसर के माध्यम से वो काम कर सकते हैं? अरे भाई, जो आपके मातहत है, सुधांशु त्रिवेदी, यदि आपको लगता है मैंने जिक्र किया ना कार्यक्रम की शुरुआत में ही कि मोदी साहब भी जब प्रधानमंत्री बने तो अपनी पसंद के तमाम अफसरों को लेकर आए। वो तो एक मुख्यमंत्री जिसको चुनकर भेजा है वहां दिल्ली की जनता ने, उसको इतना तो आप अधिकार देंगे, इतनी लिबर्टी मुझे अपना वाक्य पूरा करने दीजिए। उसके बाद अखिलेश जी आपको जो कहना हो कह लीजिएगा। बोलिए सर। मेरा यह कहना है, यदि उनके लिए अफसर इतनी बड़ी चीज है कि एक अफसर बैठा होगा तभी वो व्यवस्था बदल पाएंगे, तो उस हिसाब से केजरीवाल जी ने क्यों कांग्रेस को दोष दिया था, क्यों वो अन्य पार्टियों को दोष देते? इसका मतलब अफसर ज्यादा बड़ी चीज है, नेता बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि अगर आप 67 विधायकों का बहुमत पाकर अफसरशाही को नियंत्रित नहीं कर सकते तो फिर आप सारा दोष सुधांशु जी ने जो बात कही है मत दीजिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, इतना इर्रेशनल आर्गुमेंट वो दे रहे हैं, इतना इलॉजिकल आर्गुमेंट। देखिए, मैं सोमनाथ जी जब आप बोल रहे थे मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, कुछ और नहीं हो। देखिए, जो ये काम कर रहे हैं, चूंकि इनको पता है कि हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो ये उसी प्रकार की मना स्थिति में है। जैसे मैं याद दिलाना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में आई थी 95 में, तो हर 3-4 महीने में वो बवाल क्रिएट करके 3 बार 6-6 महीने में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट गिराई और वो ये कहते थे कि हम देश में आएंगे। हुआ क्या? आज हकीकत यह है कि उनको लोकसभा में 0 सीटें आई, क्योंकि जनता भी देखती है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। जो कुछ आम आदमी पार्टी करना चाह रही है, आज आप व्यवस्था के सारे आयामों पर देखिए, व्यक्ति से नहीं, आपका बयान रहा है कि सारी संसद चोर है, संसद एक लोकतंत्र का अंग है, विधायिका। फिर आपने क्या कहा? सारी मीडिया बेईमान है, चौथा स्तंभ है। अब आप क्या कह रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी जवाब दे दूं अखिलेश जी इनका? जी, मैं एक वाक्य में कहना चाहूंगा कि आपको काम दिया गया था दिल्ली की सूरत बदलने का, अगर वो न करके आप सिर्फ हंगामा आपके पास आऊंगा, लेकिन कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं था। जवाब दीजिए। कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा खड़ा होना चाहिए। जी बोलिए सोमनाथ भारती जी। हमने तो यही सुना था कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सूरत बदलनी चाहिए। यहाँ तो उल्टी तस्वीर नजर आ रही है, सूरत बदलनी चाहिए। नहीं, अभी सुधांशु जी ने जो बसपा के दुर्भाग्य की बात करी, ये अपना दुर्भाग्य भूल गए कि इतने बड़े मैंडेट के बाद इनकी सीटें 3 आई और सीधे इनके नाक के नीचे जहां के 70 मंत्री लगाए और कितने एमपीज लगाए और क्या क्या ने लगाया, आज ये 3 पे आ गए। तो ये पूरी देश की जनता भी समझती है, दिल्ली की जनता भी समझती है, और इनके सेंट्रल गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस का इनको जवाब मिल गया, कितना अच्छा गवर्नेंस दे रहे हैं दिल्ली के अंदर। दूसरी बात, ये जो कह रहे थे कि ऑफिसर्स, ये ऑफिसर जो होता है ये मंत्री को करप्शन करने में सहायता भी करता है और मंत्री को अच्छे गवर्नेंस देने में फायदा भी करता है। ये ऑफिसर के जरिए ही मैं हारून यूसुफ जी से जरा इसका जवाब लेता हूं। कौन से ऑफिसर के साथ? ठीक है, मैं इसका जवाब लेता हूं। कौन से गवर्नर? सोमनाथ भारती जी, हारून यूसुफ है, सत्ता में सबसे ज्यादा रहने का अनुभव कांग्रेस पार्टी को ही है, चाहे देश में हो या दिल्ली की सत्ता की मैं बात करूं, दिल्ली रहेंगे। हारून यूसुफ जी, अफसर इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्या? अखिलेश जी, यही ब्यूरोक्रेसी थी यूपीए की सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा था। उसी ब्यूरोक्रेसी को लेकर मोदी जी की सरकार में एक साल तक भ्रष्टाचार नहीं हुआ। पॉलिटिकल लीडरशिप के पास इनिशिएटिव है कि ब्यूरोक्रेसी के पास किया। आपने आज लोकायुक्त हटा दिया। पिछले 100 दिन पूरे होने वाले ब्यूरोक्रेसी की बात तो जो लोग पारदर्शिता की बात करते हैं, भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हैं, लोकायुक्त तक अभी तक इन्होंने और लोगों को बेवकूफ बनाने के प्रधानमंत्री संविधान बदलना, ये सब इनके नारे हैं। ये असली सच्चाई से, गवर्नेंस से, कि किस तरीके से दिल्ली के लोगों का भला हो, उसके ऊपर कोई बात न करते हुए रोज एक नया कन्फ्रंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं ताकि जिम्मेदारियों से बचे रहें। अच्छा, जरा ऐश्वर्या भाटी जी, मुझे जरा ये समझाइए, दिल्ली की स्थिति वाकई कितनी अलग है? क्योंकि बार बार जो ये कहा जा रहा है कि यहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जाहिर तौर पर उनके साथ सलाह मशविरा के साथ उपराज्यपाल काम करें, लेकिन एक तर्क यह भी दिया जाता है कि यहां के जो उपराज्यपाल हैं बाकी राज्यों के राज्यपाल की तरह नहीं है, बल्कि वे प्रशासक भी हैं।
देखिए, दिल्ली की स्थिति बिल्कुल ही अलग है, इसीलिए आप दिल्ली को किसी भी और स्टेट से कंपेयर करें वो भी गलत है, और आप अगर इसको किसी यूनियन टेरिटरी से कंपेयर करें तो वो भी अलग है। दिल्ली के लिए एक स्पेशल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया है, उसकी रीजनिंग को समझिए। एक रामकृपाल जी ने जो बात कही ब्यूरोक्रेसी की एक हायरार्की तोड़ना, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पर मुझे तो इसमें एक और बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस की बात जो ये लग रही है कि फेडरल जो ढांचा है हमारा, उसको ही इतना वही खतरे में आ जाएगा अगर इस तरह की पोस्चरिंग, इस तरह का बचकाना एटीट्यूड रहेगा, अगर इस तरह डिस्प्यूट सड़कों पे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के बीच। बचकाना किसकी तरफ से? दिल्ली सरकार की तरफ से या एलजी की तरफ से? देखिए, ये पॉलिटिकल इनकी पोस्चरिंग है दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज की। मैं ये नहीं कहूंगी कौन सही है कौन गलत है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में एक हायरार्की है, उस हायरार्की में पहले चीफ मिनिस्टर आते हैं, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर आते हैं और फिर प्रेसिडेंट आते हैं। और प्रेसिडेंट के पास वो पावर नहीं है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है कि प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट एट द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। रामकृपाल जी, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की प्राइमेसी है अभी भी दिल्ली में, और उसका कारण है कि दिल्ली में एक चीज होती है रामकृपाल जी, संविधान की भी मूल भावनाओं को भी कई बार समझा जाता है, उसके मुतालिक भी कई काम किया जाता है। मेरा बड़ा सीधा सा आपसे सवाल है कि क्या वाकई मिल बैठकर बात हो नहीं सकती थी या बात की नहीं जा रही है? देखिए अखिलेश जी, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि जब संविधान के या संविधान के डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो हैं उनकी किसी धारा के इंटरप्रिटेशन को लेकर के विवाद हो रहा हो। ठीक है, पहली बात तो मैं कहूंगा कि दिल्ली के बारे में जो कानून बनाया गया है वो इस देश की संसद ने बनाया है, उसको नजीब जंग, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी ने नहीं बनाया है। एक बात समझना चाहिए हमें। सही कह रहा है। और पार्लियामेंट ने बनाया है, उसका गोल्डन, देखिए उसके लिए अगर किसी तरह का कोई विवाद है, मैं फिर एक बात कह रहा हूं, तो विवाद वो न्यायपालिका ही सुलझाएगी। इसके पहले मैं बता दूं क्या क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश का किस्सा था, अध्यक्ष ने, विधानसभा अध्यक्ष ने जज को नोटिस दे दिया, अरेस्ट के वारंट निकाल दिए, और जज ने विधानसभा अध्यक्ष को वारंट निकाल दिए। ये मामला जाते जाते अंत में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के तहत प्रेसिडेंट ने रेफर किया न्यायपालिका को, जिसमें यह लगा कि किसके क्या क्या विशेषाधिकार हैं, उस पर जजमेंट आया। बहुत बार इस तरह विवाद हो चुके हैं, लेकिन उनका हल हर बार जो है, अगर सचमुच दोनों पार्टियां चाहती थी तो बहुत आराम से न्यायिक ढंग से हो जाता कि चलिए हम अदालत में चलते हैं, ये है। लेकिन इस पर देखिए वोट की राजनीति हो रही है, और बेसिकली नजीब जंग के बहाने ये सिस्टम से लड़ने की बात है। भारती जी, एक इंग्लिश का एक लाइन की कहावत है जो ये कहती है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड वेयर देयर इज नो विल देयर इज एन एक्सक्यूज। जी सोमनाथ भारती जी, आप लोग दरअसल ऐसा लग रहा है कि चाहते ही नहीं है कि बीच का कोई रास्ता निकले, और इस टकराव का ये अब देखने को मिल रहा है, खामियाजा भुगतना पड़ रहा है लोगों को। रास्ता की बात ही कहां आती है जब सोमनाथ भारती जी, मैं आपको बता दूं, एक जानकारी निकलकर ये सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि कई ऐसे अफसर हैं, 15-20 अफसर बताए जा रहे हैं जो काम नहीं करना चाह रहे हैं, नौकरशाही पर असर पड़ा है, दिल्ली सरकार के साथ वो काम नहीं करना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि हम अगर बोलेंगे तो किसी की पोल खुल जाएगी? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ? किसी के पोल खुलने दीजिए। बोलिए सोमनाथ भारती जी। संविधान हमारे बिल्कुल, पोल खोलिए भी, और जब अपनी पोल खुले तो उसका जवाब भी दिया कीजिए, तब खामोश मत हो जाए। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स हमारे पास है, मैं आपको दे रहा हूँ। आपको दे रहा हूँ। आते नहीं है ना सर आप लोग कई डिबेट में, जब आम आदमी पार्टी घिरती है तो आप बहस में हिस्सा ही नहीं लेते। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एक जजमेंट जो कि ओम प्रकाश पावा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली है, उसके 75th पैरा में कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एम at providing a parallel administration within the state by allowing the governor to go against the advice of the council of ministers. इसके अलावा अगर ऐसी बात साफ साफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कह दी और इस तरह के मामले में, तो अब क्या रह जाता है? जब साफ साफ एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, सरकार है, और आर्टिकल 240 कहता है कि एक आखिरी जवाब इसका मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से लेता हूं, वक्त नहीं मेरे पास। सुधांशु त्रिवेदी जी, कहीं ऐसा तो नहीं दिल्ली में जो बुरी तरह से आप लोगों को हार का सामना करना पड़ा है, उसकी चीज आप लोग इस तरीके से निकाल रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी जी, चीफ मिनिस्टर का वर्चस्व है, क्यों वो पूछे किसी? चलिए ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी आखिरी जवाब आपका, आखिरी कमेंट। देखिए सोमनाथ भारती जी स्वयं कानून के जानकार हैं। मैंने अभी पहले ही अपने वक्तव्य में कहा था, यदि उन्हें लगता है तो हाईकोर्ट में जाएं, जैसे 1998 में रोमेश भंडारी ने यूपी में हमारे खिलाफ जजमेंट लिया, हम गए थे और एक दिन में डिसीजन किया गया। क्यों नहीं जा रहे हैं आप कोर्ट में? जब संविधान में है
इसलिए नहीं जा रहे हैं। जानबूझकर पूरे मामले को दोनों ओर से उलझाया जा रहा है। सवाल यही कि आखिर इसमें नुकसान किसका हो रहा है? दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है। तमाम जो सरकारी काम है वो जहां तहां रुके हुए हैं। मेरे पास वक्त नहीं है, उलझाया जा रहा है, वक्त नहीं है। सुधांशु जी, सोमनाथ भारती जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हारून यूसुफ साहब, आपका भी चर्चा में शिरकत करने के लिए। रामकृपाल जी, आपका भी। ऐश्वर्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जरूर देखिए हमारा खास कार्यक्रम ये है इंडिया नवीन कुमार के साथ।